नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन देश प्रदेश लेकर हाजिर हूं मैं निधि श्रीवास्तव। बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर चर्चा में रहीं। तो देश प्रदेश की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। जी हां, जहां मालगाड़ी के ऊपर पैसेंजर ट्रेन चढ़ गई। कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। खबर लिखे जाने तक कई लोगों के घायल होने की सूचना है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सबसे पहले ये रिपोर्ट। अफरा तफरी का माहौल और तबाही के बाद की दिख रही ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं, जहां मंगलवार को बिलासपुर के लाल खदान के पास हुए भीषण ट्रेन हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। खबर लिखे जाने तक कई लोगों के घायल होने की सूचना है। छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में खबर लिखे जाने तक कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे में कोरबा पैसेंजर ट्रेन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रेस्क्यू टीमों ने अब तक कई यात्रियों को सुरक्षित निकाला है और कई गंभीर रूप से घायल हैं। तकनीकी टीमें मरम्मत और ट्रैक क्लियरेंस का काम कर रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था शुरू की है। मालगाड़ी से मेमो ट्रेन टकराई है। मालगाड़ी के पीछे डब्बे से मेमो ट्रेन का सामने इंजन वाला डब्बा टकराया और इसमें कुछ लोगों को घायल हुए हैं और जो भी घायल थे और हताहत थे उनको सबको निकाल लिया गया है। एक व्यक्ति फंसा हुआ दिख रहा है, उसको निकालने का प्रयास जारी है और रेस्क्यू वर्क चल रहा है। तो कितने लोग घायल हुए होंगे? इस समय एग्जैक्ट संख्या बताना संभव नहीं है, लेकिन जो भी घायल थे उन सबको यहाँ से हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। कैजुअलिटी भी कुछ कैजुअलिटी होगी, लेकिन कैजुअलिटी की भी एग्जैक्ट संख्या आपको थोड़ी देर बाद ही मैं बता पाऊंगा। रेल हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू टीम और मेडिकल स्टाफ को मौके पर भेज दिया है। रेल हादसे के चलते पूरे रूट पर ट्रेन परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। कई ट्रेनों को रद्द करने के साथ रूट डाइवर्ट किया गया है। साथ ही बिलासपुर ट्रेन हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया। बिलासपुर के पास ट्रेन दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद है, सीएम ने कहा। जी हां, सीएम का ये कहना है कि ये समाचार अत्यंत दुखद है। हर संभव सहायता और राहत कार्य संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं। बिलासपुर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है, ये कहना है सीएम का। राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। साथ ही रेलवे और प्रशासन की टीमें तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई हैं। बिलासपुर ट्रेन हादसे की में मौत का आंकड़ा भी अभी सामने आ गया है। हम आपको बता देते हैं कि कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 4 यात्रियों की मौत की पुष्टि की है। इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको दिखाते हैं। ये बिलासपुर शहर के पास चतौरा और बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बीच की घटना है और इसमें कोरबा साइड से कोरबा बिलासपुर मेमो आ रही थी, वो और सामने गुड्स ट्रेन जा रहे थे। तो इनके दोनों के बीच में उसका लास्ट बोगी और इसका फ्रंट बोगी, उसमें आपस में डैश हुआ है और उसके कारण से ये घटना हुई है। इस घटना से अभी तक 4 लोगों की है ना उसकी पुष्टि हुई है और अभी 2 लोग और फंसे हुए हैं, उसको निकाल रहे हैं। अभी हम लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल भी यहाँ से कुछ लोगों को भेजे हैं, सिम्स भी भेजे हैं। घायलों में एक ज्यादा सीरियस है और बाकी जो नॉर्मल घायल हैं वो जल्दी ही ठीक हो। और इसके साथ एक बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे ने दुर्घटना से प्रभावितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का ऐलान किया है। साथ ही गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही सामान्य रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ये बड़ी खबर आ रही है बिलासपुर से। इसके साथ ही हम आपको अगली खबर की ओर ले चलते हैं और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से क्या खबर है। जी हां, जहां सीएम योगी मिल मालिकों के लिए एक बड़ा ऐलान लेकर आए, 2 लाख से के लिए नए रोजगार अवसर भी लाए हैं। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण कदम के बारे में। सीएम योगी ने मंगलवार को अन्नदाता किसानों और राइस मिल मालिकों के लिए बड़ी राहत देते हुए एक ऐसा ऐलान किया जिससे किसानों की आमदनी में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही राइस मिलों के मालिकों को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। किसानों को सीएम योगी ने क्या उपहार दिया, विस्तार से उस पर नजर डालते हैं। योगी सरकार ने धान कुटाई को लेकर किसानों के हित में बड़ा फैसला किया। सरकार ने नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी छूट देने का फैसला किया। इस 1% की रिकवरी छूट के बदले योगी सरकार मिलर्स को लगभग 167 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति देगी।
इस फैसले से किसानों और 2000 से अधिक राइस मिलर्स को सीधा फायदा होगा, जिससे यूपी की रूरल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सरकारी धान खरीद प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन मिलेगा। खुशखबरी यह है कि 3% की छूट हाइब्रिड पर पहले से दी जा रही है। लगभग 100 करोड़ रुपए का सरकार उनकी क्षतिपूर्ति करती है। इस बार नया निर्णय सरकार ने ये लिया है कि जो मोटा धान है उस धान के ऊपर भी 1% की छूट सरकार देने जा रही है, जिससे हमारे किसान भी लाभान्वित होंगे कि उनका भाव बढ़ेगा और साथ साथ हमारे धान के मिल वाले वो भी उत्साहित होकर जो कूटने के लिए धान लेंगे उनको भी इस बात के लिए राहत मिलेगी। सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम यूपी में 2 लाख रोजगार के अवसरों को भी मजबूत करेगा। ये निर्णय मुख्य रूप से रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही सरकारी खरीद प्रक्रिया को तेज करेगा और राष्ट्रीय स्तर पर चावल की बचत भी सुनिश्चित करेगा। और इसके साथ ही अब खबर बिहार से, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है। अब 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी और अब बारी है जनता की, जो तय करेगी बिहार की सत्ता की अगली दिशा। एक रिपोर्ट। बिहार के चुनावी बयार में नेताओं की रैलियों की बहार कुछ वक्त के लिए थम गई है। अब चुनाव का पहला चरण पूरा होने तक किसी भी नेता को कोई रैली या रोड शो करने की इजाजत नहीं होगी। दरअसल चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक चुनाव से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होने वाला है, यानी 4 नवंबर की शाम से चुनाव प्रचार, रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी गई है। आइए जान लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का पूरा ब्यौरा। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 18 जिलों में होगा। इस फेज के कुल 1314 उम्मीदवारों में 122 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण का मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का माना जा रहा है। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी 72, कांग्रेस 24 और सीपीआई माले 14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वीआईपी और सीपीआई 6 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एनडीए की तरफ से जेडीयू ने 57 और बीजेपी ने 48 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 6 नवंबर को पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा जिले की विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव मैदान में है। पहला चरण बिहार सीएम नीतीश कुमार के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सियासी गद्दी का फैसला पहले चरण के चुनाव से ही तय हो जाएगा। त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोमवार को सीएम योगी ने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। सीएम योगी की इस बैठक में और क्या-क्या निर्देश दिए गए हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया के दौर में लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी पब्लिक करने से पहले ज्यादा सोच विचार नहीं करते। सोशल मीडिया के इस चार्म से खाकी की दुनिया भी बच नहीं पाई है। उसी का नतीजा है कि कुछ पुलिसकर्मी भी फिल्मी गानों में अपनी वर्दी में ही रील बनाते नजर आ जाते हैं। लेकिन अब यूपी में वर्दी की गरिमा से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल सीएम योगी ने सोमवार की देर रात वरिष्ठ अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। आइए जान लेते हैं कि सीएम ने बैठक में क्या निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा, संवेदनशील स्थलों पर रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। वर्दी पहने व्यक्ति का हर कदम जनता की सेवा में हो, न कि रील बनाने में। भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मेलों में लाइट, सीसीटीवी, मेडिकल कैंप, टॉयलेट और खोया पाया केंद्र जैसी सुविधाएं हो। घाटों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों की सक्रिय तैनाती की जाए। दरअसल प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, ददरी मेला और गढ़ मुक्तेश्वर मेला जैसे आयोजनों में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं और ऐसे मौके पर प्रशासन की किसी भी प्रकार की लापरवाही से गंभीर परिस्थितियां हो सकती हैं, जिसके कारण यूपी सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई है।
और अब खबर SIR अभियान से, देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या है। यूपी, MP और पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंगलवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का आगाज हो गया। बिहार के बाद ये SIR का दूसरा चरण है, जिसमें 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। आइए इस प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी और जरूरी बातें जान लेते हैं। SIR 4 नवंबर को गणना चरण के साथ शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप के अलावा लक्षद्वीप, गोवा, गुजरात, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ये प्रक्रिया होगी। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। गणना चरण के बाद चुनाव आयोग 9 दिसंबर को मसौदा सूची जारी करेगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्ति का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग का SIR कराने का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट कराना है और योग्य मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराना है। लेकिन SIR की प्रक्रिया के आगाज के साथ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इसकी खिलाफत में मोर्चा खोल दिया है। SIR के खिलाफ राज्य के CM ममता बनर्जी ने मंगलवार को विरोध मार्च निकाला, जिसको लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। 12 राज्य में SIR हो रहा है। पश्चिम बंगाल छोड़कर किसी भी राज्य में इतना हल्ला मचाने किसी को देखा? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई विंग नहीं है। अगर ममता जी को कुछ कहना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाए। आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 27 अक्टूबर 2025 को देश भर में SIR कराने का ऐलान किया था और ये साफ किया था कि SIR कराकर सुनिश्चित किया जाएगा कि वोटर लिस्ट में किसी वैध व्यक्ति का नाम नहीं छूटेगा। देश प्रदेश में अब खबर लखनऊ से, जहां पुलिस ने अपराधों पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन पहचान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत अब हर मकान मालिक को अपने किराएदार का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही रोजगार का विवरण, किराए की अवधि और वाहन नंबर जैसी जानकारी भी दर्ज करानी होगी। एक रिपोर्ट। अपराधों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने किराएदारों के सत्यापन पर विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पुलिस ने अपने विशेष अभियान ऑपरेशन पहचान का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत मकान मालिकों को अनिवार्य रूप से किराएदारों का पंजीकरण और सत्यापन कराना होगा। सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरी प्रक्रिया, उसको भी समझ लेते हैं। अभियान के तहत मकान मालिकों को किराएदारों का विवरण ऑनलाइन पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल lakhnaopolice.up.gov.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा या यूपी कॉप मोबाइल एप्लीकेशन का सहारा लिया जा सकता है। पंजीकरण में किराएदार का नाम, पता, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर दर्ज हो। साथ ही रोजगार का विवरण, किराए की अवधि और वाहन नंबर जैसी जानकारी भी दर्ज करनी होगी। पुलिस के साइबर सेल और स्थानीय थानों की टीमें इन विवरणों का सत्यापन करेंगी। वहीं सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले मकान मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ये अभियान लखनऊ के सभी जोन, पूर्व, पश्चिम, मध्य, उत्तर और दक्षिण में एक साथ शुरू होगा। प्रारंभिक चरण में पुलिस टीमें घर घर जाकर जागरूकता फैलाएंगी और फॉर्म भरने में सहायता करेंगी। लखनऊ पुलिस का ये कदम न केवल अपराध दर में कमी लाएगा, बल्कि किराएदारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक आर्टिकल बवाल मचा रहा है। इस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। तो परिवार ही सब कुछ है, देश है, दलित की कोई वैल्यू नहीं, परफॉर्मेंस की कोई वैल्यू नहीं, पर ईमानदारी बोलने का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है कांग्रेस में। मैं तो उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ईश्वर से कि डॉक्टर थरूर के साथ कोई अप्रिय चीज ना की जाए, उनके इस ईमानदारी भरे लेख के चलते। अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में छाने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर का नाम एक बार फिर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा रहा है। हालांकि इस बार उनका कोई बयान नहीं, बल्कि उनके लिखे एक आर्टिकल से हंगामा मच गया है। थरूर ने राजनीतिक वंशवाद को लेकर 31 अक्टूबर को ओपिनियन पोर्टल प्रोजेक्ट सिंडिकेट पर एक लेख जारी किया था, जिसमें उन्होंने भारत की वंशवादी पॉलिटिक्स को सीधे तौर पर टारगेट किया था। आइए आपको बताते हैं थरूर के लिखे लेख में क्या था। थरूर ने आर्टिकल के एक अंश में लिखा,
भारत में राजनीति फैमिली बिजनेस बन गई है। जब तक राजनीति परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, तब तक लोकतांत्रिक सरकार का असली मतलब पूरा नहीं हो सकेगा। ये समय है जब भारत को वंशवाद छोड़कर योग्यता आधारित व्यवस्था अपनानी चाहिए। उन्होंने लिखा कि गांधी परिवार की विरासत आजादी के आंदोलन से जुड़ी है, लेकिन इसी कारण लोगों में ये सोच भी बढ़ी है कि राजनीति कुछ परिवारों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब राजनीतिक सत्ता का निर्धारण योग्यता, प्रतिबद्धता या जमीनी स्तर पर जुड़ाव की बजाय वंश से होता है, तो शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ये तब और भी ज्यादा समस्या पैदा करता है जब उम्मीदवारों की मुख्य योग्यता उनका उपनाम हो। शशि थरूर का आर्टिकल सामने आने के बाद बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। वहीं कांग्रेसी खेमा शशि थरूर के बयान पर कवर अप करते हुए गांधी परिवार की शान में कसीदे पढ़ते दिखाई पड़ा। शशि थरूर ने ये बात को उजागर करके इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस में परिवारवाद की जड़ें गहरी और अब वक्त आ गया है कि परिवारवाद को समाप्त होना चाहिए। तो गांधी परिवार की बात करता है डायनेस्टी के मामले में, तो त्याग, बलिदान, योग्यता इस परिवार में जो थी, जितना त्याग बलिदान एक परिवार ने हिंदुस्तान में, मैं कहूँगा दुनिया में किया है, गांधी परिवार ने। जवाहरलाल नेहरू 12 साल जेल में रहे। कौन ऐसा परिवार? भाजपा एक परिवार बता दे। बहरहाल थरूर का लेख सामने आने के बाद इसे लेकर सियासी विवाद जारी है। बीजेपी कांग्रेस और गांधी परिवार पर सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से गांधी परिवार के सपोर्ट में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देश विदेश में बाकी खबरें हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाह, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ। वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक। नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है, करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं देश प्रदेश और अब खबर यूपी के कानपुर से, जहां जनता की रखवाली करने वाले DSP ऋषिकांत शुक्ला की आय से अधिक संपत्ति का बड़ा खुलासा हुआ है। कहां से आई करोड़ों की संपत्ति और क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। तस्वीरों में पुलिस की वर्दी में दिख रहा ये शख्स जनता का रखवाला यूपी के कानपुर का DSP ऋषिकांत शुक्ला है। मंगलवार को ऋषिकांत शुक्ला का एक ऐसा काला सच सामने आया
जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। एसआईटी की जांच में डीएसपी के पास से 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इसके बाद कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे के करीबी डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित कर दिया गया है। कानपुर के डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित हुए। एसआईटी जांच में उनके पास करीब 100 करोड़ की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में डीएसपी की 12 संपत्तियों की कीमत करीब 92 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि 3 संपत्तियों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके हैं। ये सारी अवैध संपत्तियां ऋषिकांत शुक्ला ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर कमाई। ऋषिकांत शुक्ला यहाँ पर इंस्पेक्टर और सीओ के रूप में 10 साल करीब नियुक्त रहे। इस दौरान उन पर आरोप है कि अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के इन्होंने करीब 100 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित करी है। कई कंपनियों में इनके और इनके रिश्तेदारों के नाम पे बेनामी संपत्ति तमाम जांच में आई। और अखिलेश दुबे के बारे में आपको पहले से पता होगा कि वो कई केसेस में इस समय जेल में बंद हैं। तो उनकी मदद करना और उनके सहयोग से और जो अवैध पैसा उन्होंने उगाया उससे उन्होंने संपत्तियां खरीदी और अपने रिश्तेदारों को खरीदवाई। उसी की जांच एसआईटी के द्वारा करके कमिश्नर साहब के माध्यम से डीजीपी साहब के पास गई थी, उसी पर यह कार्रवाई हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि ऋषिकांत की करीबी सिर्फ अखिलेश दुबे तक सीमित नहीं थी, वो कई अन्य प्रभावशाली लोगों के भी नजदीकी माने जाते थे। कानपुर के डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला पर की गई ये कार्रवाई इस बात का सबूत है कि यूपी में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम जनता हो या फिर प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई शख्स हो। फिलहाल डीएसपी के खिलाफ विजिलेंस जाँच शुरू कर दी गयी है। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन को जान से मारने की धमकी देने वाले को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब से ये गिरफ्तारी हुई है। क्या है पूरा मामला और इसके पीछे की क्या वजह है, देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इस युवक ने सांसद के निजी सचिव को फोन पर धमकी दी थी। इस मामले में निजी सचिव ने रामगढ़ताल थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है और अब पूरे मामले पर नजर डालते हैं। आरोपी ने 30 अक्टूबर को सांसद के निजी सचिव को फोन पर धमकी दी थी। उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और सांसद को गोली मार देने की बात कही थी। आरोपी को पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने बताया कि वो नशे में था, इसलिए गलती हो गई। वो सांसद की कथित यादव समुदाय विरोधी टिप्पणियों से आहत था और इसी गुस्से में धमकी दी। आरोपी की पहचान पंजाब के लुधियाना के फतेहगढ़ मोहल्ला बग्गा कला निवासी अजय कुमार यादव के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला है कि वो पंजाब में कपड़ा धुलने का काम करता है और वो कभी बिहार नहीं गया है। 30 तारीख को माननीय सांसद गोरखपुर महोदय के निजी सचिव को एक व्यक्ति द्वारा अननोन नंबर से फ़ोन करके गाली गलौज और धमकी दी गई थी, जिस संबंध में स्वतंत्र धाराओं में थाना रामगढ़ताल पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी के क्रम में जो आरोपी है अजय कुमार यादव निवासी फतेहगढ़ लुधियाना, उसको गिरफ्तार कर दिया गया है तथा जेल भेज दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में उसने माफ़ी मांगी है तथा उसका बताना है कि मैं शराब के नशे में मैंने गलती की थी और आगे नहीं करूँगा। आसपास वाले पूछताछ पे भी ये निकल के आया है थोड़ा मानसिक रूप से विचलित है, परंतु इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है तथा जो भी जांच में आएगा उस क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी। सांसद को गोली मारने की धमकी के मामले में सोमवार को उसे पंजाब के लुधियाना से गोरखपुर लाया गया। पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। और देश विदेश में वक्त है अब एक और छोटे से ब्रेक का। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें, इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे
ओके बाय। दिखा, हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें, इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। आप देख रहे हैं देश प्रदेश और अब खबर वाराणसी से, जहां देव दीपावली की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। इस बार काशी के घाट 15 लाख दियों की रोशनी से जगमगाएंगे और मां गंगा की महाआरती देश के जवानों को समर्पित होगी। इस बार की देव दीपावली में क्या होगा खास, दिखाते हैं आपको अपनी रिपोर्ट में। वाराणसी में इस बार देव दीपावली पर काशी के घाट शाम होने के साथ दीपों की असंख्य लड़ियों से जगमग होंगे। तस्वीरें काशी से हैं, जहां देव दीपावली की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस अद्भुत छठा में आस्था और धर्म के साथ देशभक्ति की बयार भी देखने को मिलेगी। कार्तिक पूर्णिमा को वाराणसी के गंगा घाटों पर देव दीपावली मनाने की सदियों पुरानी परंपरा रही है। इस बार देव दीपावली 5 नवंबर को मनाई जाएगी, जबकि 1 से 4 नवंबर तक पूरे उल्लास के साथ गंगा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार क्या होगा खास, वो भी जान लेते हैं। काशी के सभी घाटों पर इस बार 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। दशाश्वमेध घाट पर महाआरती होगी और ये महाआरती देश के जवानों को समर्पित होगी। 21 बटुकों द्वारा मां गंगा की महाआरती होगी, जिसमें 42 कन्याएं रिद्धि सिद्धि के तौर पर मौजूद रहेंगी। वहीं इस महाआरती से पहले गंगा पूजन भी किया जाएगा। इस बार 21 क्विंटल फूल से दशाश्वमेध घाट सजेगा। देश विदेश में बैठे श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन आरती की भी व्यवस्था की गई है। घाटों पर लाखों दीपों की रोशनी, लेजर शो और कोरियोग्राफ ग्रीन क्रैकर शो का भी आयोजन होगा। प्रतिवर्ष की भांति जो होता है माँ गंगा की महाआरती, हमारा लोगों का सबसे बड़ा थीम है कि जो काशी में आने वाले पर्यटक हैं वो माँ गंगा की महाआरती का अवलोकन कर सके। तो उसमें पूरा तैयारी है। 21 ब्राह्मणों के द्वारा महाआरती होगी और करीब 42 लड़कियाँ रिद्धि सिद्धि के रूप में चमट डुलाएंगी और 21 डमरू वादक होंगे और माला फूल से सजावट होगा। और माँ का जो प्रतिमा है जो हमारे पास 108 kg का अष्ट धातु का, वो भी उस दिन यहाँ पे जनता के दर्शनार्थ रखा जाएगा। उनका भी विशेष फूलों के द्वारा श्रृंगार होगा और हमारे आए हुए समस्त अतिथियों के द्वारा माँ गंगा का वहीं देव दीपावली पर इस और अंत में हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन यानी स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मतदान 2 दिसंबर को और मतगणना अगले दिन यानी 3 दिसंबर को होगी। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लंबे समय से टल रहे स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आखिरकार तस्वीर साफ हो गई है। मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकल बॉडी इलेक्शन यानी स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2026 से पहले स्थानीय निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए गए हैं, जिसके तहत पहले चरण में राज्य में 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होंगे। आइए चुनाव शेड्यूल जान लेते हैं। पहले चरण में राज्य के 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव होंगे। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर रखी गई है। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 21 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 2 दिसंबर को और मतगणना अगले दिन यानी 3 दिसंबर को। देश प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।